मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिद्धार्थ कुमार परफेक्शन आईएएस में आपका स्वागत है। और बिहार प्रीलिम्स को आयोजित हमारी विश्व भूगोल की कक्षाएं आपके साथ चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने कई कॉन्टिनेंट्स में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर चर्चा की है। हम लोग पिछले लेक्चर में ऑस्ट्रेलिया के विषय में पढ़ रहे थे और तब हम लोगों ने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया। आपने ये भी देखा था कि कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल कंट्री, इसे महाद्वीपीय देश के रूप में हम जानते हैं, हमने ये देखा था। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि कंट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड, इसे प्यासी भूमि का देश कहा गया ऑस्ट्रेलिया को। और हमने देखा था क्यों कहा गया, तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ की क्लाइमेट ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। इसके अतिरिक्त ही जब हम चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के विषय में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था इस पूर्वी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर हमने देखा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को। गौर करें, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के विषय में हमने यहाँ पर पढ़ा था और हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ये स्थित एक पर्वत है, पर्वत श्रेणी है, जो संसार के तीसरे पर्वतीकरण युग में विकसित हुई मानी जाती है। हर्सीनियन युग की पर्वत श्रेणी के रूप में इसे जाना जाता है। इसकी चर्चा हमने की थी आपसे। हमने ये कहा था कि माउंट कोसिस्को इसकी हाईएस्ट पिक के रूप में, सर्वोच्च चोटी के रूप में, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ के विषय में चर्चा की थी, महानवरोधक भित्ति की चर्चा की थी। हमने आपसे कहा था कि यह कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति है। कोरल के विषय में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि कोरल्स आर ट्रॉपिकल मैरीन वाटर पॉलिप, उष्णकटिबंधीय सागरीय जल में पाए जाने वाली ये जीव हैं, कीड़े हैं, ये आपने देखा था। और यह भी पढ़ा था आपने कि इनकी 10,000 से अधिक स्पेसीज हैं, प्रजातियां हैं, अलग अलग रंगों की है। इसी की वजह से प्रवाल को महासागरों का भूमध्य रेखीय वर्षावन कहा गया। इस पर डिस्कस हम लोगों ने किया था। इस रीफ के विषय में मैंने आपसे कहा था कि इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। और तब आपने देखा था कि रीफ इज़ ए कैल्केरियस रॉक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कॉम्पैक्शन ऑफ कोरल रिमेन्स, प्रवाली जीवों के अवशेषों के संगठन से विकसित होने वाली यह एक कैल्शियम प्रधान चट्टानी संरचना होती है। इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे जहां से आपके लिए प्रश्न बनने की संभावना प्रीलिम्स में हो सकती है, बीपीएससी प्रीलिम्स में हो सकती है। गौर करें आप। देखिए आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नदी दिखाई देगी आपको, ये देखिए ये डार्लिंग नदी आपको दिख रही है, यहाँ गौर कीजिए। यहाँ फिर आप देखेंगे एक नदी आपको और दिखाई देगी जो मरे रिवर के रूप में जानी जाती है। रिवर मरे डार्लिंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। मरे इसकी मुख्य नदी है और डार्लिंग इसकी सहायक नदी। इन दोनों नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है ये आप देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं और निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते, पूर्व और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए यहाँ आप देखिए एक खाड़ी में जाकर गिरती है, जिसे इनकाउंटर की खाड़ी के रूप में आप जानते हैं। तो मरे डार्लिंग रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रृंखला से निकलते हुए आपको दिखाई दे रही है, श्रेणी से निकलते हुए आपको दिखाई दे रही है ऑस्ट्रेलिया में। फिर आप गौर कीजिए यहाँ पे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लेक आपको दिखाई दे रही है, लेक आयर झील है, आयर झील है। गौर करें, आयर झील देखिए इस झील की क्या विशेषता है। ऑस्ट्रेलिया की ये सबसे बड़ी झील है और लो लैंड लेक के रूप में है, ये निम्न भूमि झील के रूप में मानी जाती है। इस झील में ऑस्ट्रेलिया की कई नदियां आकर गिरती हैं। इस झील में गिरने वाली नदियों को अगर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं डायमेंटिना आकर इसमें गिरती है, इसमें आप देख सकते हैं कूपर क्रीक आकर गिरती है, कूपर क्रीक नदी इसमें आकर गिरती है, इसमें मकुम्बा नदियां आकर गिरती हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया की कई नदियों का संगम है इस, आप देखें कि आयर झील में, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में ये अवस्थित है, ये झील आयर झील। Okay, so Lake Eyre is the largest lake of Australia, located in southern province of Australia. Many rivers of Australia are draining their water in this lake. Rivers are Diamantina, Cooper Creek, Macumba, Georgina and some others. तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की कई नदियां हैं जो आयर झील में जाकर अपने जल का समावेश करती हैं। लो लैंड लेक के रूप में इसे माना जाता है। आयर झील को ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी प्रांत में ये स्थित है, ये झील। फिर ध्यान दें, गौर करें आप, देखिए ऑस्ट्रेलिया को, जब आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के इस पश्चिमी भाग पर गौर फरमाएं आप। ये वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कई मरुस्थल आपको दिखेंगे। देखिए कौन कौन से मरुस्थल हैं। पहले भी बिहार प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं, प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप उन पर गौर कीजिए क्या प्रश्न अब तक आए हैं और क्या आने की संभावना। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग, यहाँ पर देखिए, आप देखिएंगे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है और यही प्रश्न सीधे बीपीएससी प्रीलिम्स में इंफॉर्मेटिव पूछे गए थे कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट किस देश में पाए जाते हैं। सो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित मरुस्थल है। केवल ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ही ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वरन आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए गिब्सन मरुस्थल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ग्रेट सैंडी मरुस्थल आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये तनामी मरुस्थल आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ सिम्पसन डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में कई मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है, तनामी मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया के ये सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में आपको दिखाई दे रहे हैं। दे ऑल आर ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये सब ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। गौर करें, पहले भी हम लोगों ने इन बिंदुओं पर चर्चा किया है कि ट्रॉपिकल डेजर्ट क्या होते हैं और कैसे इनका डेवलपमेंट होता है। जब आप विश्व को देखेंगे, विश्व को आप देखेंगे तो विश्व के मानचित्र पर जो वेस्टर्न पार्ट आपको दिखाई देगा, नियर बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, वो क्षेत्र कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल डेजर्ट का आपको दिखेगा। किसी भी कॉन्टिनेंट को लीजिए आप और उसके पश्चिमी भाग में आ जाइए, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्रों के निकट आप देखिए, वो सारे क्षेत्र विश्व में ट्रॉपिकल डेजर्ट के हैं, उष्ण मरुस्थलों के हैं। सो ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड आर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट नियर बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। कर्क और मकर रेखाओं के निकट महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ये मरुस्थल पाए जाते हैं और इन मरुस्थलों के विकास के विश्व में दो मुख्य कारण माने जाते हैं। यहाँ गौर कीजिए, आप ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कि ये लैंड मास है, ये मान लेते हैं कि इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कर्क रेखा और मकर रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न, 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। ठीक है, अब किसी भी कॉन्टिनेंट में आप आ जाइए, उस कॉन्टिनेंट का ये वेस्टर्न पार्ट आप देखिए, इस वेस्टर्न पार्ट को आप देखिए, यू विल फाइंड दैट विल बी एरिया ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट, वो उष्ण मरुस्थल का क्षेत्र होगा। आप ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एन एरिया ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट, उष्ण मरुस्थल का क्षेत्र है और कई उष्ण मरुस्थलों को हम ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के रूप में आपने यहाँ पर देखा, यहाँ ग्रेट सैंडी डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए गिब्सन डेजर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ तनामी डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है और ये सिम्पसन डेजर्ट, सब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। वाई दे आर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, वाई ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये क्यों महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आपको दिखाई देते हैं? तो इसके दो कारण होते हैं। कौन कौन से कारण हैं, गौर करें। देखिए, ये जो एरिया है वर्ल्ड में, ट्रॉपिकल डेजर्ट का जो एरिया है, दैट इज एरिया ऑफ ए परमानेंट विंड,
वो एक अस्थाई पवन का क्षेत्र होता है एंड विंड इज कॉल्ड एज ट्रेड विंड। और उस पवन को हम व्यापारिक पवन के रूप में जानते हैं, पूर्वा पवन के रूप में जानते हैं। अब मान लीजिए कि ये लैंड मास है, या वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं दे ऑल आर सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। ये सब क्या होते हैं, जल से घिरे होते हैं। यहाँ मान लीजिए कि ये लैंड मास है, इधर वाटर मास है, इधर वाटर मास है, और एक परमानेंट विंड प्रवाहित हो रही है जिसे हम स्टर्लीज कहते हैं या फिर हम ट्रेड विंड के रूप में जानते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड और ये मान लीजिए कि ये सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड है, स्टर्लीज। एज विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर रेन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये पवन चूंकि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है और इसलिए पूर्वी भाग में वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी हो जाती। ये यहाँ पर वर्षा करती है, यहाँ पर वर्षा करती है, लेकिन यही विंड जैसे जैसे ईस्ट टू वेस्ट होती जाती है, इस विंड की मॉइस्चर खत्म होती है, इसकी नमी खत्म होती है, इसमें वाटर वेपर्स कम हो जाते और इसका परिणाम होता कि ये एरिया डेजर्ट के रूप में डेवलप होता है। ओके, so the reason behind development of tropical desert in western part of the continent are sterlies। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों के, उष्ण मरुस्थलों के विकसित होने का जो कारण है वो पूर्वा पवन है, स्टर्लीज है, व्यापारिक पवन। एक दूसरा कारण भी माना जाता है, वो क्या है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर अफेक्टेड बाय कोल्ड करेंट्स। महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट हैं ये ठंडी जलधाराओं से प्रभावित माने जाते हैं, ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस पश्चिमी तट पर या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट, और कहीं भी अगर जलधारा ठंडी हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जलधारा ठंडी प्रवाहित हो रही है, यहाँ जलधारा ठंडी प्रवाहित हो रही है तट पर, तो इन जलधाराओं के ऊपर की जो एयर मास है उसका टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम है तो उसमें वाटर वेपर्स नहीं होंगे। वाटर का वेपर में कन्वर्जन तभी होता है जब टेम्परेचर होते हैं, और यहाँ जलधाराओं के ऊपर टेम्परेचर नहीं है, उसकी एयर मास में टेम्परेचर नहीं है, तो उसमें वाटर वेपर्स नहीं है, एंड सो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और इसीलिए वे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो संसार के मरुस्थलों के विकसित होने के दो कारण माने जाते हैं, एक पूर्वा पवन और एक ठंडी जलधारा। ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी भाग जो ट्रॉपिकल डेजर्ट का एरिया है, कई ट्रॉपिकल डेजर्ट है, इसके भी विकसित होने के यही दो कारण माने जाते हैं, स्टर्लीज और पश्चिमी तटों पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट प्रवाहित होती। ध्यान दीजिए, इन मरुस्थलों को जब हम देखते हैं तो इन मरुस्थलों में जो वेजिटेशंस पाई जाती है दैट इज जीरोफाइट टाइप। जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति पाई जाती। क्या विशेषता है इस वनस्पति की? डेजर्ट के वेजिटेशन है, ये मरुस्थलों में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं, और मरुस्थलों में जल का अभाव है, टेम्परेचर अधिक है, जल की कमी है। परिणाम क्या होता? जो वेजिटेशन यहाँ पर होती हैं वे इन सर्च ऑफ वाटर, जल की खोज में अपनी जड़ों को लंबी करती चली जाती। सो जीरोफाइटिक वेजिटेशंस आर लॉन्ग रूटेड वेजिटेशंस ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए जीरोफाइट वनस्पतियाँ संसार की लंबी जड़ों वाली वनस्पतियाँ होती हैं। और मरुस्थलों में जलाभाव है, तापमान अधिक है इन मरुस्थलों में। परिणाम क्या होता है? नेचर ने इन्हें पत्तियों की जगह कांटे प्रोवाइड किया, तो पत्तियां कटीली बना दिया। चौड़ी चौड़ी पत्तियां नहीं है वनस्पतियों की, क्योंकि चौड़ी अगर होती तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होता, वाष्पीकरण अधिक होता, और परिणाम क्या होता कि पत्तियां नष्ट होती। तो नेचर ने इन्हें क्या किया कि नुकीली पत्तियों को प्रदान किया। तो इस क्षेत्र में जीरोफाइट प्रकार की वेजिटेशंस हैं। आप देखेंगे नागफनी, कैक्टस इसी प्रकार की वनस्पति है। बैर को देख सकते हैं, कटीले वृक्ष के रूप में आपको दिखाई देते हैं। यहीं पर आपको खेजड़ी दिखाई दे सकता है, और दूसरे प्रकार के वेजिटेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कई डेजर्ट पाए जा रहे हैं। दे ऑल आर ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, नाउ लिसन। मरुस्थलों को ध्यान में रखना है। बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी प्रीलिम्स में आ चुके हैं प्रश्न, आगे भी आने की संभावना आपके लिए हो सकती है। यहां देखिए आप,
ऑस्ट्रेलिया का आप ये भाग अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें, गौर कीजिए, इस क्षेत्र को अगर आप देखें तो दैट इज एरिया ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। गौर कीजिए, ये क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का ट्रॉपिकल डेजर्ट का, सॉरी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का। अब ये ग्रासलैंड है क्या? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज नेम्ड एज पार्कलैंड। इसे पार्कलैंड के रूप में जानते हैं, पार्कलैंड। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत और क्वींसलैंड प्रांत, यहां पर उत्तरी प्रांत आपको दिख रहा है, यहां पर क्वींसलैंड प्रांत दिख रहा है। इन दोनों प्रांतों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है, हमने कहा था आपसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड बिटवीन 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड। संसार में 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पार्कलैंड पाए जाते। ठीक है, हम लोगों ने पिछले कई महाद्वीपों के विषय में जब अध्ययन किया था तो हमने आप देखा था आपने कि अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड है, आपने साउथ अमेरिका में देखा था वेनेजुएला के लानोस ग्रासलैंड को, फिर ब्राज़ील में आपने कैंपोस ग्रासलैंड को देखा था। उसी प्रकार की एक ग्रासलैंड है पार्कलैंड। इस पार्कलैंड में लंबी घासें पाई जाती हैं, कड़ी घासें पाई जाती हैं, मोटी घासें पाई जाती हैं और हाइट इनकी 4 से 5 मीटर तक, वो छोटी वाली घास नहीं जो आपको दिखती है। तो ऊंची, कड़ी और मोटी घासों का ये प्रदेश है पार्कलैंड। और नाम पार्कलैंड इसका इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इन घास के मैदानों के बीच में कहीं कहीं यूकेलिप्टस के वृक्ष भी पाए जाते। ऑस्ट्रेलिया यूकेलिप्टस के वृक्षों का देश, और यहाँ इस पार्कलैंड में यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते। किसी भी पार्क को आप देखें तो केवल घासें नहीं होती, वहाँ पर वृक्ष भी होते। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के इस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पार्कलैंड के नाम से जाना गया। ठीक है, ग्रासलैंड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सवाना ऑफ अफ्रीका, लानोस ऑफ वेनेजुएला एंड कैंपोस ऑफ ब्राजील। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं इन सब की, गौर कीजिए। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड एज बिग गेम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। संसार के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान विश्व की शिकार भूमि कहलाते, और बीपीएससी प्रीलिम्स में पहले भी ये प्रश्न के रूप में आ चुका है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे गौर कीजिए। जब आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन को, मरे डार्लिंग बेसिन को आप देखिए, तो जब आप मरे डार्लिंग बेसिन को देखेंगे तो यहाँ देखिए, इस क्षेत्र को देखिए आप, ये न्यू साउथ वेल्स प्रांत का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर भी ग्रासलैंड है, बट वो ट्रॉपिकल नहीं है, वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं, ये टेम्परेट प्रकार की ग्रासलैंड है, शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने नॉर्थ अमेरिका के विषय में आपको बताया था, और तब मैंने वहां पर भी एक टेम्परेट ग्रासलैंड की चर्चा की थी, और वो ग्रासलैंड प्रेयरी के रूप में थी। हम लोग जब दक्षिणी अमेरिका के विषय में पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने एक ग्रासलैंड, आपको टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण घास के मैदान की चर्चा की थी, और दैट वाज पंपास। वो पंपास घास का मैदान था। जब हम यूरेशिया के विषय में पढ़ रहे थे, यूरोप के विषय में पढ़ रहे थे, तो वहां भी हमने देखा था कि यूक्रेन और रूस में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वो स्टेपी के रूप में जाने जाते। इसी प्रकार से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के विषय में जब आपने अध्ययन किया था तो आपने देखा था कि साउथ अफ्रीका में एक घास का मैदान है जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार का है, और वो वेल्ड के रूप में जाना जाता है, वेल्ड कहलाता। गौर कीजिए, तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में हमने आपको बताया था, पंपास हम लोगों ने दक्षिणी अमेरिका में देखा था, वेल्ड हमने अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में देखा था, स्टेपी हमने देखा था यूरेशिया में, यूक्रेन और रूस में हमने देखा था, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं इस ग्रासलैंड को, जो यहाँ न्यू साउथ वेल्स प्रांत में हमें दिखाई दे रहा है। मरे डार्लिंग नदी घाटी क्षेत्र में हम इसको देख रहे हैं, और इस घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है।
डाउन्स के रूप में हम जानते हैं, डाउन्स। ये सब संसार के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में वेल्ड, यूरेशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। हम ऑस्ट्रेलिया की चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यू साउथ वेल्स प्रांत को, और यहीं पर यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जहाँ पर मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की प्रवाहित हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी के रूप में प्रवाहित हो रही है। इसी क्षेत्र में इस घास के मैदान को देखते हैं डाउन्स। क्या फीचर्स है? यहाँ की घासें छोटी हैं, मुलायम घासें हैं और उनके सड़ने गलने के कारण, उनके डिकम्पोजिशन के कारण, उनके वियोजन के कारण यहाँ पर उपजाऊ ह्यूमस प्रधान मिट्टी विकसित हो जाती। तो डाउन्स घास के मैदानी क्षेत्रों में अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी क्षेत्रों के समान ही गेहूं की व्यापारिक कृषि की जाती। ओके, यह केवल गेहूं की व्यापारिक कृषि नहीं हो रही है, यहां पर व्यापारिक भेड़ पालन भी किए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के इस डाउन्स घास के मैदानी क्षेत्रों में। सो पार्कलैंड इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बट डाउन्स इज द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पार्कलैंड जहां उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया का, डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के रूप में, गेहूं की कृषि का ये क्षेत्र, और यहां पर व्यापारिक भेड़ पालन भी किए जाते हैं। गौर करें। तो हमने पार्कलैंड के विषय में देखा, हमने डाउन्स के विषय में देखा। डाउन्स के विषय में देखा क्या है, ये दोनों घास के मैदान हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। गौर कीजिए, ऑस्ट्रेलिया में ये दक्षिणी पश्चिमी भाग को देखिए, जहां पर आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ दिखाई दे रही है। नियर बाय पर्थ in southern western part of Australia climate is Mediterranean type of climate। और आपको याद हो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, भूमध्य सागरीय जलवायु की चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा था आपसे कि भूमध्य सागरीय जलवायु शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। और इसके विषय में हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है, जाड़े में वर्षा होती है। और जाड़े में वर्षा का कारण भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में, जो ऑस्ट्रेलिया के इस दक्षिणी पश्चिमी भाग में भी हमें दिखाई दे रहा है, यहां पर जाड़े में वर्षा का कारण है वेस्टर्लीज, पछुआ पवन। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड आर ह्यूमिड इन विंटर ड्यू टू वेस्टर्लीज। संसार के भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश शीतकाल में पछुआ पवनों के कारण वर्षा प्राप्त करते हैं, बट दे आर एरिया ऑफ ड्राइनेस ड्यूरिंग समर ड्यू टू ईस्टर्लीज। परंतु वे क्षेत्र गर्मियों में शुष्कता के क्षेत्र हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर पूर्वा पवनों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ की क्लाइमेट है, गौर कीजिए, यहाँ की क्लाइमेट हमने देखा कि ट्रॉपिकल डेजर्ट है, यहाँ हमने देखा कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के विषय में देखा, यहाँ पर हमने टेम्परेट ग्रासलैंड के विषय में ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र याद कीजिए, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। संसार में इस क्लाइमेट को, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को, क्लाइमेट ऑफ फ्रूट्स के रूप में हम जानते हैं, फलों की जलवायु कहते हैं। संसार में सबसे अधिक अगर विटीकल्चर होते हैं, सबसे अधिक अगर विटीकल्चर किए जाते हैं, विटीकल्चर, गौर कीजिए, अंगूर की व्यापारिक कृषि को विटीकल्चर कहते हैं। और सबसे अधिक अंगूर की कृषि अगर कहीं हो रही है तो संसार के मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में होती, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में होती। यूरोप में यह क्षेत्र आपको दिखाई देता, आप कैलिफोर्निया, यूएसए में कैलिफोर्निया में देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका का सेंट्रल चिली आपने देखा था, आप अफ्रीका के उत्तरवर्ती क्षेत्र को देखते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र के उत्तरवर्ती भागों को देखते हैं, किस प्रकार की क्लाइमेट मिलती है आपको। आप जब साउथ अफ्रीका में आते हैं तो केप टाउन सिटी के आसपास की क्लाइमेट इसी प्रकार की दिखाई देती है आपको। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पर्थ की क्लाइमेट इसी प्रकार की। तो ये सारे एरिया वर्ल्ड के
दे आर एरिया ऑफ वीटी कल्चर, वे अंगूर की व्यापारिक कृषि के क्षेत्र हैं। और केवल अंगूर ही नहीं, बाकी शीतोष्ण कटिबंधीय फलों का भी उत्पादन किया जाता है। लेमन टाइप ऑफ साइट्रस फ्रूट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में नींबू प्रजाति के रसदार खट्टे फलों की कृषि की जाती। अंगूर उनमें से एक आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे अधिक अंगूर की कृषि इसी भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में, तो ऑस्ट्रेलिया का ये भाग, और यहाँ पर अंगूर की कृषि की जा रही है। गौर करें आप। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ से प्रश्न बनने की आपके लिए संभावना हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया में कई खनिजों का उत्पादन है। उन खनिजों को कहाँ से वो खनन किए जा रहे हैं, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आपके लिए प्रबल हो सकती है बिहार प्रीलिम्स को लेकर। गौर करें आप। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी आपको यहाँ पर दिख रहा है, गौर करें। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर एक सिटी आपको दिख रहा है, कालगुरली। कालगुरली सिटी ऑस्ट्रेलिया का, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कालगुरली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। एक और सिटी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हैं, कुलगार्डी। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण नगर हैं और इन दोनों नगरों को माइनिंग सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के खनन नगर के रूप में हम जानते हैं, और सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड माइनिंग यहीं से किए जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है कि कालगुरली और कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में है और यहाँ से सोने का खनन किया जाता है। गोल्ड माइनिंग के लिए दोनों फेमस है और दे आर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री। इस देश के पश्चिमी भाग में ये पाए जा रहे हैं, कालगुरली और कुलगार्डी। फिर ध्यान दीजिए, आप गौर करेंगे। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में आप देखें इस क्षेत्र को, के पियार्क पेनिनसुला को अगर आप देखें तो यहां पर एक नगर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, वैपा। ध्यान दीजिए, वैपा। ये ऑस्ट्रेलिया का ये क्षेत्र जो कि पियार्क पेनिनसुला के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक सिटी है वैपा। और ये वैपा ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो कालगुरली और कुलगार्डी से जहां सोना मिल रहा है, वैपा से बॉक्साइट मिल रहा है। बॉक्साइट क्वींसलैंड प्रांत में स्थित ऑस्ट्रेलिया का यह खनन नगर। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में एक खनन नगर है पिलबारा। और पिलबारा ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क खनन के लिए जाना जाता है। यहाँ से आयरन ओर माइनिंग किए जाते पिलबारा से। तो कालगुरली और कुलगार्डी से सोना, वैपा से बॉक्साइट, पिलबारा से लौह अयस्क। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत को अगर आप देखें तो वहाँ पर एक घाटी पाई जाती है, हंटर घाटी। ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में है और इस घाटी को ऑस्ट्रेलिया में कोयला खनन के लिए जाना जाता है। हंटर वैली इज लोकेटेड इन न्यू साउथ वेल्स प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इज सिग्निफिकेंट फॉर माइनिंग ऑफ कोल। कोयला का खनन किया जाता है हंटर घाटी से, न्यू साउथ वेल्स प्रांत में। यह क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का और यहां से कोयले के खनन किए जाते हैं हंटर घाटी से। फिर ध्यान दीजिए, तो कालगुरली और कुलगार्डी सोने के खनन के लिए, वैपा बॉक्साइट के खनन के लिए जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया में, हंटर घाटी कोयला का खनन किया जा रहा है, पिलबारा को हमने देखा, वहां से लौह अयस्क के खनन किए जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें
तो ऑस्ट्रेलिया में एक नगर है न्यू साउथ वेल्स का, ब्रोकन हिल। ब्रोकन हिल ऑस्ट्रेलिया का माइनिंग सिटी है ब्रोकन हिल। और ये क्षेत्र आप देखिए, इस यहां पे आपको ब्रोकन हिल दिखाई देगा। ब्रोकन हिल को अगर आप देखें तो यहां से चांदी का खनन किया जाता है, चांदी का खनन किया जाता है। हैज बीन सिग्निफिकेंट फॉर माइनिंग ऑफ सिल्वर, ब्रोकन हिल। तो ये जो प्रमुख माइनिंग एरिया है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, ऑस्ट्रेलिया में एक महत्वपूर्ण खान है यूरेनियम की, और उस खान को कहते हैं हनीमून। तो ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम की ये सबसे बड़ी खान है जो पाई जा रही है। तो कई चीजें हैं जो महत्वपूर्ण आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कालगुरली ध्यान में रखिए, कुलगाड़ी ध्यान में रखिए, दोनों जगह से सोने का खनन हो रहा है। वैपा को ध्यान में रखिए, बॉक्साइट माइनिंग के लिए जाने जा रहे हैं। पिलबारा है, आयरन ओर माइनिंग किए जा रहे हैं। ब्रोकन हिल आपने देखा, यहाँ से चांदी का खनन किया जा रहा है। और फिर हनीमून आप देखते हैं, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम माइनिंग किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने अब तक देखा है। हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के विषय में पढ़ा, हमने ग्रेट बैरियर रीफ को हमने देखा पार्कलैंड क्या होती है, हमने डाउन्स को देखा, टेम्परेट ग्रासलैंड के रूप में पाए जाते। फिर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, तनामी है, सिम्पसन है। फिर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग, जहाँ की क्लाइमेट मेडिटेरेनियन दिखाई दे रही है, वहाँ पर हमने देखा विटी कल्चर किए जा रहे हैं, अंगूर की व्यापारिक कृषि की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील को हमने देखा, जिसमें कई नदियाँ जाकर गिरती हैं, उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के खनिजों के विषय में पढ़ा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ महत्वपूर्ण नगर आप देखिए। न्यू साउथ वेल्स को आप देख रहे हैं, और न्यू साउथ वेल्स में यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ देखिए ये सिटी कैनबेरा, कैनबेरा को देखिए, कैनबेरा को देखिए। यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नगर है, कैपिटल सिटी है, और ऑस्ट्रेलिया में यूनियन टेरिटरी के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा, एंड इज ए प्लान्ड सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये नियोजित नगर है। इस नगर के नियोजन की रूपरेखा कनाडा के स्थापत्यविद थे, जिसे वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन कहा जाता है। उन्होंने ही ये बनाया था कि कैसे इस नगर को बसाया जाएगा। तो मैप बनाया था कैनबेरा का, उसका प्लान तैयार किया था ग्रिफिन ने। तो नियोजित नगर के रूप में ऑस्ट्रेलिया का ये नगर देखिए, सिडनी, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है, और ऑस्ट्रेलिया के नगरों में सबसे बड़ा नगर माना जाता है सिडनी। बंदरगाह नगर है, और इस नगर को, ऑस्ट्रेलिया के इस नगर को, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, संसार का, इस नगर को वुल पोर्ट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। संसार का ऊन बंदरगाह कहा जाता है सिडनी नगर को। सिडनी के पास ही एक नगर है न्यू साउथ वेल्स प्रांत में, जो न्यू कैसल के रूप में जाना जाता है। और न्यू कैसल यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सिटी के रूप में फेमस है। तो कैनबेरा को आपने देखा, सिडनी को आपने देखा, न्यू कैसल सिटी को आपने देखा। फिर आप देखिए, पर्थ के विषय में भी हम लोग चर्चा कर ही चुके थे कि ये भूमध्य सागरीय जलवायु का नगर है, राजधानी नगर है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नगर के रूप में आपको दिखाई देता है। यहाँ विक्टोरिया प्रांत में देखिएगा मेलबॉर्न आपको दिखाई दे रहा है, और मेलबॉर्न विक्टोरिया प्रांत की राजधानी है। ये शैक्षणिक नगर के रूप में ऑस्ट्रेलिया में, खेल नगर के रूप में ऑस्ट्रेलिया में ये विख्यात है मेलबॉर्न। एजुकेशनल सिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, स्पोर्ट्स सिटी के रूप में आपको दिखाई देता है ये मेलबॉर्न। ठीक है, यहाँ आप देखिए, ये डार्विन, एक बहुत बड़ा नगर आपको दिखाई दे रहा है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रांत की राजधानी के रूप में, पूर्व राजधानी के रूप में, अब नई राजधानी इसकी रमजंगल के रूप में दिखाई देती है। तो डार्विन को अगर हम देखते हैं
तो बड़ा नगर है, ये उत्तरी प्रांत का ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह नगर के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप एडिलेड को देखिए, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी प्रांत है ऑस्ट्रेलिया की, उसकी राजधानी है एडिलेड। एक महत्वपूर्ण नगर के लिए ऑटोमोबाइल सिटी के रूप में जाना जाता है, मोटर कार नगर के रूप में ऑस्ट्रेलिया में इसे जानते हैं, और कई उद्योगों का जमाव एडिलेड में पाया जाता है। ऑयल रिफाइनरी है, तेल शोधन कारखाना है एडिलेड में, और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में और कई महत्वपूर्ण नगर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के विषय में बहुत सारी चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने देखा कि पार्कलैंड क्या है, हमने देखा डाउन्स क्या होती है, हमने देखा कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है ऑस्ट्रेलिया में, मरे डार्लिंग नदी के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया, आयर झील की हमने चर्चा की आपसे, कहाँ ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की क्लाइमेट है उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर किस प्रकार के माइनिंग सिटीज़ हैं, सिटीज़ से प्रश्न बनने की, माइनिंग सिटीज़ से प्रश्न बनने की संभावना आपके लिए पर्याप्त हो सकती है। तो आपको ऑस्ट्रेलिया बिहार प्रीलिम्स को लेकर इन बिंदुओं पर अपने आप को केंद्रित करना है जहां से प्रश्न बनने की आपके लिए संभावना हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। इन सारे बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिए और थैंक यू। हैव ए नाइस डे।